सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बेहतर कल के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सो द बेसिक आइडिया इस मैसेज इज कि कीप योर सेल्फ बिजी। ठीक है, हैविंग सेड दैट हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले 2024 को हमें 2 इलेक्शन फेस करना है, लोकसभा एंड विधानसभा बोथ। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम वोटिंग के ऊपर बात करेंगे। सो बेसिकली 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक के ऊपर एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कि वाई वोटिंग एज ए होल एक्सरसाइज एग्जिस्ट। सेकेंड वन इज की साइकोलॉजी बिहाइंड वोटिंग। थर्ड इज की वाई एजुकेटेड यूथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। फोर्थ इज वैल्यू ऑफ योर वोट एंड फिफ्थ इज ऑफकोर्स कंक्लूजन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट वोटिंग, वाई वोटिंग एज एन एक्सरसाइज इट एग्जिस्ट। तो इसका 2 हम लोग पॉइंट पे जाएंगे। फर्स्ट वन इज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यार देखो, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये कि पहले के टाइम में वी एज ह्यूमन रेस होमोसेपियंस हम लोग डेवलप इसीलिए किए क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। हमारा पूरा इकोसिस्टम ही एक दूसरे पे बेस्ड है, कॉपरेशन को एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने व्यूज होते होंगे आगे बढ़ने को लेके। अब हर किसी के व्यूज तो एक साथ हम लोग लागू नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो नियम कानून बनाए या रूल करे और रिप्रेजेंट करे उन्हीं लोगों को। थ्रू आउट एजेस कोई ना कोई एक गवर्निंग बॉडी चूज किया गया है या फिर गवर्निंग बॉडी रहा है और उस गवर्निंग बॉडी का कोई एक हेड रहा। अब पहले ऐसे होता था, एक राजा को अगर अपना एक्सपेंशन करना है, अपना पावर को, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो उसको दूसरे राजा के एरिया में इन्फिल्ट्रेट करना पड़ता था, मारकाट होती थी, कैओस होता था, तो वायलेंस बहुत ज़्यादा हर कहीं देखा गया। और जो भी राजा किसी भी दूसरे राज्य को जीतता था तो एट्रोसिटीज़ नो डाउट दूसरे राज्य पे ज़्यादा होती थी। तो वो एक तरीका था जिससे कि राजा राज करता था पहले। ना टाइम टू टाइम थिंग्स हैव बीन चेंज और अभी के टाइम में वैसा होता नहीं है। अभी के टाइम में द बेस्ट थिंग कि हम अपना राजा चुने या हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, उसका तरीका है बाय गिविंग ए सिंपल वोट। तो ये तो हिस्ट्री रहा। कंटेम्प्रेरी टाइम में हम देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, दूसरा हम ये बोल सकते हैं मोनार्की हो गया, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि कम्युनिज्म हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया। ये सब अलग अलग टाइप के। नेपाल में हम देखते थे 2008 से पहले मोनार्की चलता था। चाइना इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप, हालांकि वो आज के टाइम में अपने आप को बोलता है कि एक सोशलिस्ट कंसल्टेंट डेमोक्रेसी करके। टर्म्स अलग अलग हैं बट ओवरऑल आप ये समझिए किस टाइप के गवर्नमेंट कहाँ पे काम करते हैं करके। बट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन होल वर्ल्ड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट वी आर सरपासिंग चाइना। इतने अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी के टाइम में अगर मैं कंसिडर करूँ दैट इज डेमोक्रेसी, बिकॉज पीपल इन जनरल हैव ए वॉइस टू एक्सप्रेस। वोटिंग, इसकी लीगैलिटी क्या है इस पर हम नहीं जाते। वैसे तो मैं लीगैलिटी की बात भी अगर कर दूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हम चलते हैं। कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका स्टेटमेंट था कि आर्टिकल 19(1)(a और आर्टिकल 326, 19(1)(a इज अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड 326 इज अबाउट अडल्ट सफरेज। ये हमें ये राइट देता है कि हम लोग वोट एक्सरसाइज करें। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको राइट दे रहा है देन इट इज मोर और लेस मोरल ऑब्लिगेशन कि आप लोग वोट करें, जो कि अभी का यूथ इतना अवेयर है। आने वाले टाइम में ये जो गैप है इसको फिल कर सकता है, वोटिंग गैप को फिल कर सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट हम आते हैं, बात करते हैं अबाउट साइकोलॉजी बिहाइंड वोटिंग। अभी के टाइम में जितने भी लोग वोट देने जाते हैं तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी कि आदमी वोट दे क्यों रहा है करके। पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, सोसाइटल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, बट जो 3 बेसिक चीज़ पे मैं आज सम अप करूँगा। फर्स्ट थिंग इज अबाउट नेगेटिव इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज फेवरिज्म। ठीक है, तो नेगेटिव इफेक्ट पे हम बात करते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ कि इफ आई एम टेलिंग 5 गुड क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग 1 बैड हैबिट ऑफ दैट पर्सन, so that one bad habit will influence your impression of the person in a very disproportionate manner. Getting my point? अब वो जो एक बैड हैबिट है जो आपके मन में इंप्रेशन बनाया है, इट मेक्स सेंस टू फोकस अटेंशन ऑन डिस्क्रेडिटिंग दैट पर्सन। ये ज़्यादातर होता है पॉलिटिकल सिनेरियो में। अगर कोई आप टीवी चैनल देखोगे, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता आपके सामने आता है तो हमेशा बातें इस नेगेटिव इफेक्ट पे ही होती है।
कोई अचीवमेंट बताता है उससे ज़्यादा आदमी दूसरे पार्टी का, सामने वाले पार्टी का फेलियर्स को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पार्टी का फेलियर को पॉइंट आउट करता है, बोलता है कि सामने का जो पार्टी है सोशल फैब्रिकेशन ऑफ दिस इंडियन सोसाइटी उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसको हार्म कर रहा है। दूसरी पार्टी ये क्लेम करता है नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है सामने वाली पार्टी पे, या फिर कोई एक फैमिली ही एक पूरी पार्टी चला रहा है, करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा राइज पे हैं। तो इस टाइप का आपको डिबेट देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखाता है कि हाउ नेगेटिव इफेक्ट इज एम्बेडेड इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ वोटर्स। ठीक है, आपके दिमाग में कैसी चीज़ों को डाला जा रहा है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी का डेवलप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये चीज़ देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के शुरू में मैंडेट क्या थे, उस मैंडेट के हिसाब से उसने कितना काम किया और वो काम फील्ड पे कितना दिख रहा है। ठीक है, ये एक अलग डिबेट हो सकता है कि ऑलमोस्ट हर पार्टी एक टाइप का काम करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, उस पर हम अब बात नहीं करते। नाउ सेकंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल इज फेवरिज्म। आदमी वोट किस बेसिस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेवरेट कैंडिडेट। एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं, इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। और ये चीज़ रियलिटी में देखा जाता है। सो द बेसिक मैसेज इज कि फेवरेटिज्म रहता है, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट हम ये चीज़ कर सकते हैं कॉन्शियस वे में, एक इन्फॉर्म्ड तरीके से हम वोट कर सकते हैं। ज़्यादातर आप देखो कि मेरे समाज का व्यक्ति है तो वोट दे देते हैं, परिवार से रिलेशन में है तो वोट हम दे देते हैं। ठीक है, या इस व्यक्ति को मैं पहले से जानता था तो हम वोट दे देते हैं। ये ज़्यादातर होता है। यूजुअली हम काम एक सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है कि कंसिडर हम लोग करें। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स इंटरेस्ट। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। सो दीज आर बेसिकली साइकोलॉजी वाई वी यूज टू वोट। तीसरा जो फैक्टर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, दैट इज वाई एजुकेटेड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ये बहुत एक बड़ा इशू है, गंभीर इशू है, और यही इशू जो है ये बहुत मैटर भी करता है। और एजुकेटेड पर्सन ही अगर पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे तो फिर सेंस क्या बनता है उस एजुकेशन का? क्यों एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते? तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज इलिटरेसी। सो द एजुकेटेड पीपल दे कंसिडर और दे सीम दैट द पीपल हु आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स आर नॉट दैट मच वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड। ये परसीव नोशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सही होता है नहीं होता है, बट इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा होता क्यों। देखिए, आपके आसपास में ज़्यादातर लोग, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, ज़्यादातर लोग वो लोग होते हैं किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उनके अंदर एक मोटिवेशनल फैक्टर ये होता है कि मैं इस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं और लोगों को भी जोड़ूँ, ताकि उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखे कि इसके पास लोग ज़्यादा हैं करके, क्योंकि पूरा नंबर गेम है। तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन जो इसमें आया है, क्योंकि हम लोग निचले हिस्से को ही देखते हैं, हम लोग ज़्यादा किसको देखते हैं? या तो आसपास के लोकेलिटीज़ में जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको देखते हैं, या फिर ज़्यादा हो गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लड़ रहा है उसको देखते हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन उस एरिया के लोगों से की कंपैरिजन में या तो मीडियोकर होती है या तो बिलो मीडियोकर होती है ज़्यादातर। हमें ऐसा लगता है कि जब यार पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे इतने सारे हैं, तो ये ऐसा आदमी जो कि लेस क्वालिफाइड है ये कैसे राज कर रहा होता है करके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन कोई मापदंड नहीं होता कि कोई आदमी कितना अवेयर है, कितना जागरूक है, और किसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है इसके लिए। और कैरेक्टर ही है जो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है कि कोई आदमी कितने डिलीजेंसी के साथ काम कर रहा है। नाउ सेकंड थिंग इज मैटर ऑफ चांस। मतलब ज़्यादातर लोग ये देखते होंगे कि ये सामने का व्यक्ति पहले आता था मेरे घर में और फिर मेरे घर में आगे पीछे घूमते रहता था, नमस्ते करता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन आज अचानक से इट्स मैटर ऑफ चांस कि वो उसको टिकट मिला, वोटिंग उसके फेवर में हुआ और फिर वो जीत गया। मैटर ऑफ चांस वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर इसी जगह पे रह रहा है तो पहले वो क्या करता था, अभी वो क्या करता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती वाली बात हो जाती है, उसका वक्त बदल गया और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले का है ना बस एक चांस है, तुक्का ही है जो लग गया सही करके, बट ऐसा नहीं होता है। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर किसी फील्ड में है तो एक आर्टिस्टिक वाले फील्ड में है, एंड सेकंड इज पॉलिटिशियंस। इतना कंपटीशन है ना यार कि देख के आपको हालत बैंड हो जाएगा। आपको नहीं पता होता है कि आपका फ्यूचर क्या है। रिस्क रिवार्ड रेशियो इतना कम है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब मेरे से अगर पूछो, सेंसिबल आदमी उस जगह पे जाएगा भी नहीं, ठीक है, बट स्टिल पीपल गो देयर जस्ट बिकॉज दे हैव ए इंटेंशन दैट दे हैव टू वर्क फॉर दिस सोसाइटी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। इसको गलत कुछ लोग परसेप्शन के कारण बना देते हैं, कुछ लोग क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं तो वो गंदा बना देते हैं, बट ये गंदा चीज़ नहीं है। तो सेकंड इसकी मैटर ऑफ चांस, तो मैटर ऑफ चांस ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग मेहनत करते हैं, ये सिंपल सी बात है। थर्ड इज की मिडिल क्लास मेंटालिटी। अब ये मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है कि हमको चाहिए होता है स्टेबिलिटी, ठीक है, हमको बनना होता है अधिकारी, अधिकारी बन के हम देश बदलेंगे ऐसा हम सोचते हैं।
तो मैं एक बात बता दूं, देश कभी अगर बदलना है तो सिर्फ 2 ही लोग बदलते हैं, और ये रियलिटी है। आप इसको मानोगे, आप मान सकते हो, नहीं मानोगे, आपके अपने व्यूज होंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। फर्स्ट वन इज बिजनेसमैन, ये जो लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, इनोवेशन और आइडियाज लाते हैं, ठीक है, दे रन द इकोनॉमी। एंड सेकेंड इज पॉलिटिकल क्लास। पॉलिटिकल क्लास ही वही है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके नया लेजिस्लेचर पास करता है, नया नियम कानून बनाता है, उस नियम कानून का क्रियान्वयन करता है एग्जीक्यूशन, यानी हम जो जो अधिकारी होते हैं वो लोग क्रियान्वयन करते हैं। बट मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है कि नहीं, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिक्स में देयर इज नो स्टेबिलिटी, एंड दैट इज ठीक है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, हर किसी की अपनी थिंकिंग। तो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना, जो चीज़ कर नहीं पाया उस चीज़ को बुरा बोल देता है ताकि मन को शांति लगे। तो इसीलिए पॉलिटिक्स को ज़्यादातर मिडिल क्लास, क्योंकि लार्जर चंक है, वो गलत बोल देता है कि यार ये ठीक नहीं है। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज करप्शन। और करप्शन के ऊपर तो मैं एक अलग लेक्चर ही बन जाएगा, बट मैं छोटे से आपको ये बता देता हूँ कि करप्शन एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, और करप्ट हर इंसान होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस एंड गिवन अपॉर्चुनिटी कि कौन कितना दिखाता है, कितना नहीं दिखाता। ठीक है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप किसी घर में सुबह के टाइम में जा रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं बिना परमिशन के, वो भी तो एक टाइप का करप्शन हुआ। सुबह के टाइम में आप गए किसी घर में, आपने देखा फूल बहुत अच्छा लगा है, आपने तोड़ लिया, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ करप्शन, ओनली मॉरल करप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लड़का लड़की दोनों एक अच्छे कपल है, लड़की जो है किसी और पर्सन से बात कर रही है, बट ये बात लड़की क्या है, उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको बताती नहीं है, छुपा के रखती है। वो लड़की नो डाउट अच्छा बात भी कर रही होगी, ठीक है, उसका कोई सेकंड मीनिंग नहीं है, बट लड़की कहीं ना कहीं हिचक रहता है और वो बताती नहीं है बॉयफ्रेंड को। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ करप्शन यार, ठीक है। मॉरल करप्शन तो हर जगह है। अब वो फाइनेंशियली आ जाता है तो लोगों को बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली वो चीज़ें दिखती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखती है, तो वो चीज़ें बुरा लगती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर इंसान जो करप्शन के अगेंस्ट में बात कर रहा है ना, वो वही पर्सन होगा जिसको मौका नहीं मिला रहता है। सिलेंडर आप भराने जाते हैं, अब सिलेंडर जल्दी भर जाए करके ब्लैक में कई लोग पैसा देते हैं, ठीक है। तो करप्शन इज एवरीवेयर, ठीक है। तो करप्शन को दोष ना दें, करप्शन हर एक के कहीं ना कहीं जहन में रहता ही है, ठीक है। उसको अगर मिनिमाइज करना है तो एक जनरेशन लगेगा, और बच्चों को बहुत अच्छा आपको एक मॉरल और एटिकेट्स और वैल्यूज़ के बारे में बताना पड़ेगा। ये बचपन जनरेशनल चीज़ हैं, ये ऑल टुगेदर एक झटके में चेंज हो जाने वाली बात नहीं होती। कि आदमी जो करप्ट आदमी आ भी रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन भी रहा है, पॉलिटिक्स में आ भी रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों में से है, सोसाइटी में से ही है। जो जब सोसाइटी ही ऐसा है तो लोग भी तो वैसे ही होंगे, आपके अंदर का आदमी भी तो वैसे ही होगा। तो गलती आदमी का है, नो डाउट है, मगर कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स हम भी हैं। इन चीज़ों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। सो ये 4 फैक्टर है जिसके कारण यूथ पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। बट हैविंग सेड दैट, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जितने भी यूथ हैं, कि पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग की बहुत आसानी से हो जाती है। कोई भी पॉलिटिशियन उठा के देखिए, 1000 उसमें खामियां हों, 2 चीज़ बेतोड़ होगा। फर्स्ट वन इज पेशेंस एंड सेकेंड इज परसिवरेंस। ये किसी भी पॉलिटिशियन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई पॉलिटिशियन आपको दुनिया में नहीं दिखेगा जिसके अंदर ये 2 चीज़ ना हो। हम यार सुबह उठते हैं, कोई मेरे को कुछ बोल दिया, दिन भर मेरा मूड खराब रहता है, आप यकीन नहीं मानोगे, बट एक पॉलिटिशियन कितना कुछ झेलता है, जीतने के बाद और डबल झेलता है। अगर वो जीत गया, उसके बाद हर एक मीटिंग में उसको तरह तरह के लोग मिलते हैं, आपको पता नहीं होता कौन आदमी किस टाइप का बिहेव करता है, स्टिल उसको फेस पे एक स्माइल रख के उसको बहुत जेनरोसिटी के साथ जवाब देना पड़ता है। ये आम बात नहीं है। कभी टिकट मिल गया, वो आदमी हार गया, उसके बाद फिर जीता हुआ आदमी हारता है, और हार के जो फेस करता है ना, उसकी कोई कल्पना नहीं है। बट दिस इज द काइंड ऑफ ट्रॉमा वन गोज थ्रू, ठीक है। तो पॉलिटिक्स करना आसान बात नहीं है, आसान बस लगता है। उसके अंदर के टेक्निकलिटीज इतने होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, तो इनको एक्नॉलेज करें, हल्के मत लें। सो नाउ द फोर्थ फैक्टर इज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट वैल्यू ऑफ वोट। तो देखो, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट, एवरी कैंडिडेट इज डिफरेंट। एक कैंडिडेट अगर अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं पार्टी के हर कोई अच्छा काम कर रहा हो, वाइसा वर्सा। एक कैंडिडेट अगर खराब काम कर रहा है या गलत तरीके से निकल गया, तो पार्टी के हर एक कैंडिडेट के ऊपर सेम हम एक इमेज क्रिएट कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। सो द बेसिक थिंग इज कि इन्फॉर्म्ड वोटिंग होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कैंडिडेट कैसा है, पहले तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है और क्या उसने काम किया। अब देखो, सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ वोट्स ना। ये डिफरेंट काइंड ऑफ वोट्स के अलग अलग कोहर्ट्स होते हैं, एज कोहर्ट होता है। 2 टर्मिनोलॉजी आपके सामने दूंगा। एक फर्स्ट वन इज ईपी रेशियो, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, कितने इलेक्टर्स और कितना पॉपुलेशन है। नाउ सेकंड इज वोटर टर्नआउट, कितना टोटल वोटर्स थे और कितने लोग वोट देने आए। इंडिया में इन जनरल हर एक इलेक्शन में ईपी रेशियो जो होता है वो यूजुअली होता है 65 to 75% के बीच में। छत्तीसगढ़ में इट्स अराउंड 65%। तो आप ये देखिए
कि ईपी रेशियो अगर 65% है तो 100 लोग अगर हैं, 65 लोग ऐसे हैं जो कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम रजिस्टर्ड है। अब उस 65% में से भी 65% टोटल है, उसमें से भी जब हम वोटर टर्नआउट निकालते हैं इट्स अराउंड 60-70% अगेन। उस 65% से भी 60% यानी कि 40 टोटल लोग, लगभग 40% लोग, पूरे पॉपुलेशन का लगभग 40% लोग इस वोटिंग एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं। नाउ इजंट इट एन अलार्मिंग सिचुएशन? 140 करोड़ में अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ 40 करोड़ ही रिस्पॉन्सिबल है बाकी 140 करोड़ के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाउ दिस इज द थिंग, आपको ये डिसाइड करना चाहिए वोटिंग परसेंट ज़्यादा हो, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा हो। अगर वैलिड रीज़न है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि 18 माइनस बहुत सारे लोग हों, 17 माइनस बहुत सारे लोग हों, लेकिन 17 माइनस 40% तो नहीं हो सकता, इट माइट बी अराउंड 30%। तो 70% 75% ईपी रेशियो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं आग्रह कर रहा हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आसपास जागरूकता फैलाइए, लोगों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए इनकरेज कीजिए और जोड़िए करके। अब इमेजिन कर लो यार, 2 पार्टी है मान के चलो, उस गांव का पॉपुलेशन 100 है, ईपी रेशियो 60 है, तो 60 लोग को वोट देने जाना था, लेकिन वोटर टर्नआउट रेशियो 40% है, 60% है, तो 60 में से भी 40 लोग मात्र वोट देने गए। अब उन 40 में से भी 2 पार्टी को अगर वोट देना है तो किसी एक को 20 से ऊपर मिलना चाहिए। तो 20 से ऊपर यानी 21, किसी एक पार्टी को मिला, एक पार्टी को 19 मिल गया, जिस पार्टी को 21 मिला वो जीत गया। 21 लोगों ने वोट दिया एक पार्टी को और वो जीता, और वो पार्टी किसके लिए नियम बनाएगा? पूरे 100 लोग के लिए। नाउ दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। इसके लिए हमको करना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वोट देने के लिए एनकरेज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ाने के लिए एनकरेज। अब आप बोलेंगे मेरे एक वोट का क्या लेना देना? यार क्यों लेना देना नहीं है? आपको ये पता है कि आई थिंक कि इन 1923 हिटलर भी नाजी पार्टी में एक वोट से ही जीता था, मतलब हेड बना था, ठीक है। 1917 में आई थिंक इन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी एक वोट से ही जीते थे। तो हर एक वोट का उतना ही वैल्यू है, हर एक वोट का। सेकंड, हम एज कोहॉर्ट की भी बात कर लेते हैं। इंडिया इज गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैं हमेशा बोल चुका हूँ। ज़्यादातर यूथ जो है 18 से 35 साल का है। जो 18 से 35 साल वाले हैं उन लोग की तादाद ज़्यादा है, बट वो लोग वोट कम दे रहे हैं, और कंपेयर टू 35 प्लस वाले वो लोग की तादाद कम है बट वो लोग वोट ज़्यादा दे रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका स्टेक नहीं है, आपका वॉइस नहीं है, यूथ का वॉइस ही नहीं है। जब यूथ इन्फॉर्म्ड ही नहीं है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है करके, तो ये कंट्री कैसे प्रोग्रेसिव बन पाएगा? सो मोर और लेस यूथ को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप अपने कैंडिडेट को अच्छे से जानिए और आप वोट दीजिए। दैट इज़ द मैसेज। वी आर गेटिंग टू द पॉइंट कि कंक्लूजन्स क्या होना चाहिए। देखो कंक्लूजन बहुत सिंपल है, मैं हर एक फैक्टर के साथ ही आपको बताते गया, हर एक पॉइंट में आपको देता गया। वी आर लिविंग इन ए एज वेयर एवरीथिंग इज फैब्रिकेटेड, हर चीज़ हर इंफॉर्मेशन भी फैब्रिकेटेड है। बट यूज योर कॉमन सेंस यार। फेक न्यूज़ को आप मत देखो, डेरोगेटरी न्यूज़ को आप मत देखो, ऐसे न्यूज़ जो कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है उसे आप फॉरवर्ड मत करो। जो कम्युनल वायलेंस प्रमोट करता है उन चीज़ों को आप फॉरवर्ड मत करो। एंड सेट ए वेरी गुड नैरेटिव यार। डोंट रन बिहाइंड नैरेटिव जिससे सिर्फ आई बॉल्स ग्रैब किया जा सके। डोंट लिव ऑन बोरोड कन्विक्शन एंड एम्पैथी, दैट इज द मैसेज। तो अच्छे से इन्फॉर्म्ड हो कि आप वोट करो, आसपास के लोगों को मोटिवेट करो कि आप लोग भी जाके वोट दें, क्योंकि एक वोट से वाकई में डिफरेंस आता है। आप वोट दोगे तो आप लोग को जानोगे किसको आपने वोट दिया, उस पर्सन के पास हर चीज़ के लिए आप जाओगे भी। अब आप सोचोगे कि कैसे एमएलए कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, या हो सकता है कि कोई एक पार्षद कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। यार देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, ठीक है। प्लेसेस लाइक ये CSR जहाँ पे लागू होता है, इंडस्ट्रीज जहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जहाँ पे है, वहाँ पे हेड जो होता है कहीं ना कहीं पीपल रिप्रेजेंटेटिव ही होता है, और उसके बिना, उसके संज्ञान के बिना कोई चीज़ें हिलती नहीं है। वो डिसाइड कर सकता है कहाँ पे कौन सा फंड लगना है। तो इट इज़ ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन समझदार आदमी आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। एंड द थर्ड इज़ कि बहुत सारे प्राधिकरण बनते हैं, डेवलपमेंट बोर्ड बनते हैं, उसके भी हेड कहीं ना कहीं पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 को भी आप ध्यान में रखिए, और अपना वोट का सही इस्तेमाल कीजिए।